Hello and welcome back, dear Falconers, into the learning platform of Falcon Nursing Classes. As you know कि रिसेंटली जो है जीएमसी श्रीनगर के 50 पोस्टर्स आए हैं नर्सिंग स्टाफ के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीएमसी श्रीनगर का एक पेपर जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था कॉन्ट्रैक्चुअल का। तो देखिए, जो भी एग्ज़ाम होता है, वेदर वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, ऑल्दो जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जो लेवल होती है एग्ज़ाम की, वो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट जो है वो सेम रहती है। अब क्या होता है कि अगर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि जब भी हम पढ़ते हैं, वेदर हम एक बुक कंसल्ट करें या 2 बुक्स कंसल्ट करें, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। सो दैट कि अगर कल को फिर डायरेक्टली किसी बुक से एमसीक्यू ना उठा ले एग्ज़ामिनर, वो थ्योरी से एमसीक्यू उठा ले, तो वहाँ पे हमें वो ऐसा होना चाहिए कि जो टॉपिक होगा, वो हमने सही से अगर अंडरस्टैंड किया है, तो हम वहाँ पे जो है, वहाँ पे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसको अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो नटशेल में कोई कमेंट करता है या कोई ऐसे पर्सनली मैसेज करता है कि एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बता दो, ऐसा एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रैटेजी या ऐसा एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रैटेजी बता दो। तो एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी होती है वो सेम रहती है। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपके जो कांसेप्ट है वो कितने डेवलप हुए हैं। फिर चाहे एग्ज़ामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो वहाँ पे आप उसको आंसर दे सकते हो। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे जीएमसी श्रीनगर की, तो जब भी ये एग्ज़ाम करते हैं एकेडमिक बेसिस का, तो इनका जो स्टैंडर्ड होता है एग्ज़ाम का, वो ज़्यादा जो है मेमोरी बेस्ड नहीं होता है। जैसे बाकी जीएमसीस करते हैं, उनका जो पेपर होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है, लेकिन इनका टू ए ग्रेटर एक्सटेंट जो है कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर होता है। ऐसे ही जो है हमें जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी जो है हमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कंसेप्चुअल बेस्ड पे हमें पूछे जाते हैं। सो वन्स आपका कंसेप्ट जो है, वो अगर अच्छे से डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेमोरी बेस्ड नहीं पूछते हैं, मेमोरी बेस्ड भी पूछते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी जो जाती है, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को जाती है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज़ the reason to perform a spinal tap on a client newly diagnosed with leukemia। पेशेंट जो है उसका क्या डायग्नोज हुआ है, ल्यूकीमिया। तो ऐसे पेशेंट में हम स्पाइनल टैप क्यों करते हैं? तो जो भी पेशेंट होगा ल्यूकीमिया का, उसमें हम स्पाइनल टैप इस पर्पस के लिए करते हैं, सो दैट कि हम ये रूल आउट कर सके कि ऐसे इंडिविजुअल में जो है इन्फिल्ट्रेशन मत हुई है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन की बात करेंगे, क्या हम रोल आउट करते हैं मेनिंजाइटिस? देखिए, सुपाइनल टैब से हम रोल आउट करते हैं मेनिंजाइटिस, बट यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज न्यूली डायग्नोज्ड विद ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया के केस में क्या हो सकता है कि ऐसे पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकती है लेटर ऑन, जब इम्यूनिटी कम होगी। तो बट इन रिसेंट टाइम, ठीक है, वहाँ पे जो है मेनिंजाइटिस नहीं हो सकती है या हो भी सकती है। देन टू डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शंट का यूज़ करते हैं। मोस्टली हम वीपी शंट लगाते हैं, तो ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है इसका। देन टू एड इन क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकीमिया, क्लासिफाई जो है सुपाइनल टैब से हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं ल्यूकीमिया को। उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, अगर हमें ल्यूकीमिया को क्लासिफाई करना हो, तो फॉर दैट पर्पज वी परफॉर्म द this biopsy etc. Then option D is to assess for central nervous system infiltration। तो CNS infiltration अगर हमें रूल आउट करनी हो कि जो ल्यूकीमिया है, क्या वो मेटासाइज हुआ है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पे हम सुपाइनल टैप करते हैं। फिर हमें क्या पता चलता है कि जो हमने स्पाइनल फ्लूइड लिया है, जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे अगर हमें मेटास्टैटिक कैंसरस सेल्स दिखती है, दैट मीन्स कि CNS इन्फिल्ट्रेशन हुई है। देन second question is, which instruction about ferrous gluconate therapy should the nurse include in the teaching plan of a client with iron deficiency anemia? अब पेशेंट जो है, पेशेंट को क्या है,
पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। नाउ द पेशेंट जो है उसको फेरस ग्लूकोनेट थेरेपी पे हमने रखा है, तो एक नर्स जो है वो क्या इंक्लूड करेगी इन द टीचिंग प्लान। जो भी पेशेंट होता है, जिस भी पेशेंट को हम आयरन थेरेपी पे रखते हैं, तो ऐसे पेशेंट को जो है हम ये जो आयरन प्रिपरेशन है ऐसे बोलते हैं कि एम्प्टी स्टोमक लो। एम्प्टी स्टोमक क्यों लेनी है? क्योंकि एम्प्टी स्टोमक जो है इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। अब साइड बाय साइड क्या होता है कि ये जो आयरन प्रिपरेशन है ये जीआई इरिटेशन क्रिएट करते हैं, तो यूजुअली हम पेशेंट को बोलते हैं कि मील्स के साथ नहीं लेना है। आफ्टर सम टाइम जो है मील्स के बाद हम ये ले सकते हैं। प्लस जो आयरन होता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है HCl, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक से रिलीज होता है। प्लस जो विटामिन सी है, विटामिन सी भी इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। सो हम पेशेंट को क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि जो आयरन की प्रिपरेशन है वो ऐसी चीज़ों के साथ लेनी है जो रिच हो इन विटामिन सी, जैसे साइट्रस फ्रूट्स हो गए, लेमन वगैरह। प्लस जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन। जैसे जो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो रिड्यूस कर देते हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन को। टेक द मेडिकेशन विद एंटी एसिड। एंटी एसिड्स क्या करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे सिक्रीशन ऑफ द HCl, सो ये रिड्यूस करेंगे इसकी एब्जॉर्प्शन। ये भी इसको टीचिंग नहीं देनी है। देन टेक द मेडिकेशन विद द मिल्क। मिल्क जो है वो रिड्यूस कर देता है एब्जॉर्प्शन, तो मिल्क के साथ भी नहीं लेना है। टेक द मेडिकेशन विद सीरियल्स। सीरियल्स जो है वो भी रिड्यूस कर देते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन। देन ऑप्शन डी इज टेक द मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टोमक। तो ये जो है हमें एम्प्टी स्टोमक लेना है, सो दैट कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए। देन थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। जब ईयर एक्यूमुलेट हो जाता है विद इन द प्लूरल कैविटी, वी कॉल इट एज द न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कब हो जाता है? जब भी किसी इंडिविजुअल को RTA होता है, दैट इज द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर पेशेंट जो है फॉल फ्रॉम हाइट होता है। एट दैट टाइम क्या होता है, एक इंडिविजुअल को स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स यूजुअली डेवलप हो जाता है। नाउ जब भी एक पेशेंट को स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ऐसे केस में क्या होता है, दैट इज द इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन के रिलेटेड जो है हमें ये पूछा जा सकता है कि कौन सी लेवल पे जो है हमें चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करना है। तो जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे हमें ये जो है चेस्ट ट्यूब ये हमें प्लेस करना है और इंसर्ट करना है। एंड वन मोर थिंग इज कि जो न्यू TLS गाइडलाइंस है, दैट इज द ट्रॉमेटिक लाइफ सपोर्ट गाइडलाइंस। अगर किसी पेशेंट में न्यूमोथोरैक्स होगा या फिर हीमोथोरैक्स होगा और पेशेंट जो है वो अडल्ट होगा, देन जो लेवल रहेगी फॉर द इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब, दैट विल बी द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। बट अगर चाइल्ड होगा, इन केस ऑफ द चाइल्ड क्या होता है, अगर न्यूमोथोरैक्स होगा तो 2nd इंटरकोस्टल स्पेस, और अगर हीमोथोरैक्स होगा देन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ये चेंज्ड गाइडलाइंस है। देन फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज a client arrives at the emergency room with foreign body in left ear that has been determined to be an insect. एक client आया emergency में, उसको जो है foreign body कहाँ चली गई है, in the left ear, ठीक है। जब हमने इसको determine किया, then it was an insect, then which intervention would the nurse anticipate initially। तो कौन सा intervention जो है जो एक nurse anticipate करेगी in the initial phase। इरिगेशन ऑफ द ईयर, देखिए अगर इंसेक्ट चला गया है दैट मीन्स कि देयर आर द मैक्सिमम चांसेस कि ये जो इंसेक्ट है दैट विल बी लिविंग। सो जो भी लिविंग एंटिटी है, लिविंग एंटिटी को बाहर निकालना हमें हमारे लिए क्या रहता है, चैलेंजिंग रहता है एज कंपेयर टू अगर कोई नॉन लिविंग एंटिटी हो। तो अगर हम इसको इरिगेट करेंगे ईयर को, ठीक है, इंसेक्ट जो है वो लिविंग है, सो देयर आर द चांसेस कि ये और अंदर चला जाएगा, सो इरिगेशन नहीं करनी है। देन
इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीबायोटिक ईआर ड्रॉप्स। तो एंटीबायोटिक अभी तो एज सच इनिशियल फेज में है, तो अभी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन डेवलपमेंट कम है, तो लेटर ऑन हम एंटीबायोटिक्स फॉर प्रोफाइलैक्टिक पर्पस के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इमीडिएटली हमें ये इंटरवेंशन नहीं लेना है। देन इंस्टॉलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अल्कोहल। जब भी हम डाइल्यूटेड अल्कोहल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ द अल्कोहल। देन जो रिमूवल के चांसेस है वो हमारे लिए इजी बन जाते हैं। सो ऑप्शन सी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन fifth question is normal intraocular pressure, that is IOP, is that is 10 to 21 mmHg. Then sixth question is which observation best indicates that the lipase treatment is effective for chronic हेपेटाइटिस। देखिए, अब किसी पेशेंट को क्या है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हुआ है। जब भी किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस होता है और पेनक्रियाटाइटिस होती है, एट दैट टाइम क्या होता है, जो पेशेंट का स्टूल होता है, स्टूल में के साथ पास हो जाते हैं फैट्स, ठीक है, डेट इज कॉल्ड एज स्टेटूरिया। ठीक, सो अगर स्टूल में फैट्स है वी कॉल इट एज द स्टेटूरिया। देखिए, लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या करता है, ये कर देता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। अगर लाइपेज सही से निकल रहा है, दैट मीन्स जो फैट्स है वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और स्टूल में जो है फैट्स नहीं होंगे। अब कोई पेशेंट ऐसा है, पेनक्रियाटाइटिस का है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस का है, ऐसे पेशेंट में जो है लाइपेज वो कम मात्रा में निकल जाता है, तो डाइजेशन ऑफ फैट्स नहीं होगी, स्टैचूरिया होगा ऐसे पेशेंट को। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को जो है लाइपेज ट्रीटमेंट पे रखा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइपेज ट्रीटमेंट है ये इफेक्टिव है? जब पेशेंट को क्या होगा, जो स्टूल्स होंगे इसके, उनमें फैट्स नहीं होंगे और वी कैन से कि पेशेंट को स्टैचूरिया नहीं होगा। ऑप्शन की बात करेंगे, देयर इज नो स्किन ब्रेकडाउन, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। देन एपेटाइट इम्प्रूव्स, ये भी इसके साथ भी, क्योंकि लाइपेज ट्रीटमेंट जो है ये एज एपेटाइजर काम नहीं करता है। देन लूजेस मोर देन 10 पाउंड्स, ठीक है, लाइपेज से जो है वेट लूज नहीं होता है। देन स्टूल्स आर लेस फैटी एंड डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो है ऑप्शन ये सही रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टिपिकल एंड ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट पेन वुड बी। जब भी पेशेंट को जो है पेन डेवलप हो जाएगी, तो सबसे पहला जो टिपिकल और ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स होता है एक ह्यूमन बॉडी का टुवर्ड्स द पेन, वो क्या होता है? देखिए, जब भी हमें पेन होती है और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, वो हमें पेन इंड्यूस करता है और पेन देता है। लाइकवाइज कि हमारे हमने किसी बर्तन को जो है वो हाथ लगाया है, दैट इज हॉट, ठीक है, उससे क्या होगा, हमें पेन हो जाएगी वहां पे। सो जो हमारा ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स दैट पेन, दैट इज द एस्केप फ्रॉम द फ्रॉम द सोर्स ऑफ पेन, सोर्स ऑफ पेन, ठीक है। सो इनिशियल रेस्पॉन्स जो होगा ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स, और वी कैन सी कि टिपिकल रेस्पॉन्स जो होगा एक ह्यूमन बॉडी का अगेंस्ट द पेन, दैट विल बी द एस्केप फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पेन, ठीक है। अब अगर हम एस्केप नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पेन, देन वी गो फॉर द डिविएट इन द अटेंशन, फिर हम अटेंशन जो है उसको डिविएट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पेन, ठीक। जब उससे भी नहीं होता है, देन हम क्या करते हैं, हम जो है टॉलरेट कर देते हैं पेन को। देन विद द पैसेज ऑफ द टाइम क्या होता है, जो परसेप्शन है हमारा रिगार्डिंग द पेन वो रिड्यूस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient is experiencing which type of incontinence if leaking of the urine occurs when he coughs, sneezes or lifts heavy objects। देखिए, सिट्रस जो भी इनकॉन्टिनेंस के टाइप्स है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो जब भी एक इंडिविजुअल को इनकॉन्टिनेंस होती है बिकॉज ऑफ द सिट्रस सोर्स लाइक कफिंग, स्नीजिंग और lifting the heavy objects, we call it as the citrus incontinence. Then if the woman bears pregnancy in
सेकंड टाइम, दैट मीन्स कि जो फीमेल है उसने कंसीव जो किया है वो सेकंड टाइम किया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंसेप्शन कितने हुए हैं एक फीमेल को, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविडा, ठीक है। दैट मीन्स कि एक फीमेल जो है उसने वो कितने टाइम जो है प्रेग्नेंट हुई है। वट एवर द रिजल्ट ऑफ द प्रेगनेंसी विल बी, दैट विल बी द सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन उसको हम ग्रेविडा बोलते हैं। कंसेप्शन कितने टाइम पे हुआ है और वी कैन से कि प्रेग्नेंट कितने टाइम ये हुई है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविडिटी, ठीक है, और वी से ग्रेविडा। अब जो वुमेन है वो सेकंड टाइम पे प्रेग्नेंट हुई है, दैट मीन्स ग्रेविडा विल बी 2 एंड शी इज हैविंग ए लाइव चाइल्ड, हर सिक्योर विल बी। अब लाइव चाइल्ड जो है वो कितने हैं, एक है, तो सिक्योर क्या होगा, दैट विल बी G2L1, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन 10 इज हाउ मच ऑफ द लंग इज रिमूव्ड इन ए वेज रिसेक्शन सर्जरी। देखिए, जब भी कोई पेशेंट होता है, पेशेंट को क्या होगा, सीए लंग होगा, ठीक है, लंग का कैंसर होगा और कार्सिनोमा होगा ऑफ लंग। तो ऐसे पेशेंट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स करते हैं। अगर जो कार्सिनोमा है, इफ वी विल टेक दिस एज ए लंग, ठीक है, अगर कार्सिनोमा है वो किसी जगह पे क्या है, लोकलाइज्ड है, यहाँ पे लीजन, तो वहाँ पे हम ये वाला पोर्शन लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा स्मॉल सा पोर्शन लेंगे एक लंग का, दैट इज कॉल्ड एज द वेज रिसेक्शन, ठीक। देन अगर हम एक एंटायर लोब लेंगे एक लंग का, दैट इज कॉल्ड एज लोबेक्टोमी, ठीक। और अगर हम सेगमेंट लेंगे इंक्लूडिंग द ब्रोंकियोल्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लोबेक्टोमी। अगर हम एक एंटायर लंग को लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूमोनेक्टोमी, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे बोला गया है कि वेज रिसेक्शन सर्जरी में हम क्या रिमूव करते हैं, स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया नियर द सरफेस ऑफ द लंग, एक स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया हम निकालते हैं। अगर हमने एक एंटायर लंग को निकाला, देन न्यूमोनेक्टोमी, लोब को निकाला, दैट इज कॉल्ड एज लोबेक्टोमी, या सेगमेंट को निकाला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लोबेक्टोमी। नाउ क्वेश्चन 11 is which of the following intervention demonstrates that nurse understands about the newborn थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी। तो इनमें से कौन सा इंटरवेंशन जो है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ये जो नर्स है इसने अंडरस्टैंड किया है एक न्यूबॉर्न का थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी। देखिए, जो भी न्यूबॉर्न्स होते हैं, न्यूबॉर्न्स में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है, प्लस उनका जो बॉडी सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अडल्ट। तो वहाँ पे जो है हीट लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, अंडर ए रेडिएंट वार्मर रख देते हैं। तो यहाँ पे जो है अब किस इंटरवेंशन से हमें ये पता चलेगा कि एक नर्स ने जो है अंडरस्टैंड किया है थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी ऑफ ए न्यूबॉर्न। तो जब भी बेबी बॉर्न होगा तो ये जो नर्स है ये उसको कहाँ पे रखेगी, अंडर द रेडिएंट वार्मर। देन which of the following medicine is useful in the treatment of organophosphorus poisoning। पॉइजनिंग और टॉक्सिकोलॉजी जो है उसके रिलेटेड हमने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया है, ठीक है। जो भी पॉइजनिंग के केसेस होते हैं उनमें क्या इंटरवेंशन होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जिस भी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है, ऐसे पेशेंट को जो है जो पीएनएस है, पीएनएस स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, और वी कैन से कि जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट को हम एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं, दैट इज़ द एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बनता है फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। मैग्नीशियम सल्फेट हम एक्लैम्पशिया में देते हैं। देन नियोस्टिगमिन की अगर हम बात करेंगे, नियोस्टिगमिन हम इन केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस देते हैं। एंड डी पेंसिलामाइन कब देते हैं, जब किसी इंडिविजुअल को जो है कॉपर की पॉइजनिंग हो गई। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसके क्या बेनिफिट्स है, एक्सेप्ट वन, ठीक है। ये जो एक्सेप्ट नॉट वगैरह है इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देता है, बेसिक सी चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन, ये भी सही है, ठीक। देन लेस प्रोन टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक बच्चे को लेस प्रोन टुवर्ड्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस बनाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। देन इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट आयरन
फॉर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न। तो एडिक्वेट आयरन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं देता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो पुअर सोर्स ऑफ आयरन होता है। सो ऑप्शन डी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन ए न्यूबॉर्न विद डाउन सिंड्रोम विल है, जो भी न्यूबॉर्न होगा जिसको ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होगा, ऐसे न्यूबॉर्न में क्या हो सकता है? बल्जिंग फाउंटेनियल हो सकते हैं। बल्जिंग फाउंटेनियल तब होते हैं जब आईसीपी एक बच्चे का इंक्रीज हुआ होगा, जैसे मेनिंजाइटिस अगर बेबी को होगा या हाइड्रोकेफेलस होगा, तब बल्जिंग फाउंटेनियल हो सकते हैं। देन स्टिफ लोअर लिम्बस, अगर किसी बेबी को जो है, अगर किसी बेबी को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा, देन एट दैट टाइम उसको क्या हो सकता है, जो लोअर लिम्बस है वो स्टिफ हो सकते हैं। देन एबनॉर्मल हार्ट साउंड, जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनको एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होते हैं। देन अनयूजुअल पिपुलरी रिएक्शंस, अनयूजुअल पिपुलरी रिएक्शंस कब होते हैं एक बच्चे में? अगर किसी बच्चे को जो है वो फॉल वगैरह हुआ है, ठीक है, फॉल की वजह से अगर टीबीआई हो गया हो, दैट इज अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, देन क्या हो सकता है, अनयूजुअल पिपुलरी रिएक्शन वो शो कर सकता है। ठीक, इन ए रिसर्च प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज, रिसर्च प्रोसेस में इनिशियल सेटअप क्या हो सकता है? ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड इज द एसेंशियल स्टेज ऑफ, जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर देते हैं विद द स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ये क्या, इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज द कंट्रोलिंग। देन मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस? ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस का क्या ऑर्डर होता है? फर्स्ट वे परफॉर्म द असेसमेंट, ठीक है, उसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं, ठीक, देन वी परफॉर्म द प्लानिंग, implementation and evaluation of the following is nursing diagnosis। इन ये जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें मेडिकल डायग्नोसिस कौन सा है और नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा है? डायबिटीज मेलाइटस ये मेडिकल डायग्नोसिस है। देन हार्ट फेलियर इज मेडिकल डायग्नोसिस। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो भी एक मेडिकल डायग्नोसिस है। तो यहाँ पे क्या बचता है? एंजाइटी, एंजाइटी जो है दैट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, जो भी क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं दैट आर कंसिडर्ड एज द नर्सिंग डायग्नोसिस, इररेस्पेक्टिव ऑफ के जो मेडिकल कंडीशंस होते हैं दैट आर कंसिडर्ड एज द मेडिकल डायग्नोसिस। देन कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया, जो कॉमनेस्ट कॉज होता है ऑफ नियोनेटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया दैट इज द प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। ठीक है, नियोनेट्स में भी यही होता है और इन्फेंट्स में भी यही होता है, बट इन केस ऑफ अंडर 5 क्या होते हैं? ARIs, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्पेशली जो होता है दैट इज द निमोनिया। और सेकंड जो होता है, सेकंड जो आता है दैट इज डायरिया। अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाएगा अंडर 5 में तो डायरिया की जो है पहली प्रेफरेंस जाएगी, देन निमोनिया की। बट इंडिया का पूछेगा तो ARI, और ARI में स्पेशली क्या होगा? निमोनिया होगा। देन ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर इज पॉपुलरली कॉल्ड एज, ठीक है, तो जो ग्रुप है ऑन मेडिकल एजुकेशन और सपोर्ट मैन पावर पे, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द श्रीवास्तव कमेटी। ये जो कमिटीज का पोर्शन है, एक पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर पार्ट है इनका, वी कैन से कि एक पर्टिकुलर मोटिव होता है इनका, वो आपको जहन में रखना है। जैसे करतार सिंह कमेटी है, करतार सिंह कमेटी यूजुअली सपोर्ट करता है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स को, ठीक है, या श्रीवास्तव कमेटी है, ये ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन और सब मैन पावर को सपोर्ट करता है। एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउंसेस नीडेड पर डे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में कितनी एनर्जी की एक्स्ट्रा कैलोरीज कितनी ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा, दैट इज 300, ठीक है। और अगर लैक्टेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे 450 किलो कैलोरीज जो है वो हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विटामिन डी जो है वो मैक्सिमम किस में होता है? इन केस ऑफ कॉड लिवर होता है, अदरवाइज फिश फैट में भी होता है, मिल्क में भी होता है और एग्स में भी विटामिन डी होता है, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन में इन कॉड लिवर ऑयल होता है। देन कैपिट सक्सिडिनम, यस, क्या ये बर्थ मार्क होता है? कैपिट सक्सिडिनम बर्थ मार्क नहीं होता है, ठीक है,
इट इज द स्वेलिंग ऑन द फेस, फेस पे स्वेलिंग नहीं होती है, हेड पे होती है। देन इट इज स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कैल्प, जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी अंडर द स्कैल्प, वी कॉल इट एज कैपिट सक्सिडिनम। देन डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर बीसीजी, बीसीजी के लिए कौन सा डाइल्यूएंट हम यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ द नॉर्मल सलाइन। देन पेंडेमिक्स आर कॉज्ड बाय, देखिए हेपेटाइटिस ए जो है वो पेंडेमिक क्रिएट नहीं करता है। नाउ अब यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है दैट इज द टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए, बी एंड सी। जो इन्फ्लुएंजा ए है उससे क्या होता है, पेंडेमिक डेवलप होती है। नाउ रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंड बाय, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है दैट वाज फाउंड बाय Henry Donant. That is option B. Then which of the following is a health problem of school going children? इनमें से जो school going children है उनकी क्या हेल्थ प्रॉब्लम यूजुअली होती है, क्या कम्युनिकेबल डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज यूजुअली डेवलप हो जाती है इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जैसे मीजल्स होती है, मम्प्स वगैरह होती है, ठीक है। नाउ बिहेवियरल एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो बिहेवियरल और लर्निंग प्रॉब्लम्स भी होती है इनमें, ठीक है। देन पुअर न्यूट्रिशन एंड डेंटल हेल्थ, पुअर न्यूट्रिशन भी होती है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं इन केस ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, प्लस डेंटल कैरीज वगैरह ये भी डेवलप हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारी कंडीशंस है ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में प्रेजेंट हो सकती है। एनाटॉमिकल पोजीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो किस चीज से, इन चीजों से कैरेक्टराइज्ड होती है एक्सेप्ट द वन। देखिए जब भी हमें एक इंडिविजुअल को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना होता है, लेट अस अज्यूम दिस इज सम इंडिविजुअल, ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल को हम जो बॉडी होती है इसकी एक इंडिविजुअल की, ठीक है, ये अपराइट होती है। देन अपराइट होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की जो आर्म्स वगैरह है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, लेग्स भी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, और जो इसके फीट है दैट मस्ट बी फेसिंग फॉरवर्ड। देन जो हैंड्स होते हैं, जो पामर सरफेस होता है हैंड का, ठीक है, अंदर वाली सरफेस जो है हैंड्स की, दैट मस्ट आल्सो फेस फॉरवर्ड, ठीक। नाउ पाम्स फेसिंग पोस्टीरियरली, देखिए अगर इसके पाम्स फेस कर रहे हैं पोस्टीरियरली तो ये एक इंडिविजुअल की जो है नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है। देन थंब्स पॉइंटिंग लेटरली, ठीक है, जब भी हम हैंड्स को ये एंटीरियरली रखेंगे, ठीक है, तो जो अल्टीमेटली थंब्स है दैट विल फेस लेटरली यहाँ से। देन फेस पॉइंटिंग एंटीरियरली, फेस इसका आगे की ओर है। देन बॉडी स्टैंडिंग अपराइट, जो बॉडी भी है दैट इज आल्सो अपराइट। सो एक्सेप्शन में क्या है, ऑप्शन ए। प्लेन, वर्टिकल प्लेन थ्रू द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू द राइट एंड द लेफ्ट। अब अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी है, अब इस इंडिविजुअल की बॉडी को हम इनटू राइट एंड द, दिस इज द राइट, ठीक है, दिस इज लेफ्ट। अगर इसकी बॉडी को हम इन टू सेक्शन में डिवाइड करेंगे, राइट एंड द लेफ्ट, ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन है जो इसकी बॉडी को इनटू राइट एंड द लेफ्ट डिवाइड करेगा, दैट इज द सैजिटल प्लेन, ठीक है, सैजिटल प्लेन। क्योंकि यहाँ से जो है, यहाँ से दो पैराइटल बोन्स है, ठीक है, दो पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर होता है दैट इज कॉल्ड एज द sagittal suture. So sagittal suture के थ्रू जो प्लेन जाएगा we call it as the sagittal plane. Next question is which of the following is the function of the serous membrane? serous membrane की क्या फंक्शन होती है, देखिए जो भी serous membranes होते हैं, serous membranes क्या सिक्रिएट करते हैं, these are fluid secreting membranes, ठीक, फ्लूइड सिक्रेटिंग मेम्ब्रेन। अब अगर ये फ्लूइड सिक्रेट करते हैं तो जिन लेयर्स के बीच, और वी कैन सी कि जो लेयर सेरस मेम्ब्रेन ने बनाए होंगे उन लेयर्स के बीच क्या होगा, देयर विल बी द फ्लूइड। तो ये फ्लूइड क्या करता है, एक तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, सेकंड इज कि ओवर डिस्टेंशन को जो है ये प्रिवेंट कर देता है। टू प्रिवेंट द फ्लूइड लॉस ये भी नहीं आएगा, ठीक है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, ये वाला सही ऑप्शन रहेगा। देन सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब शुड बी यूज्ड फॉर, देखिए सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब जो होता है
ये हम कब यूज़ करते हैं? इन केस ऑफ द इसोफेजियल वेरिसेस। अगर इसोफेजियल वेरिसेस है वहाँ पे हम सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड द कंट्रोल दिस ब्लीडिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डायलेशन ऑफ द इसोफेजियल वेन्स। इसोफेजियल वेरिसेस कब डेवलप हो जाते हैं? जब किसी इंडिविजुअल में पहले सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाती है, उसके बाद जो है ऐसे इंडिविजुअल को पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। बिकॉज ऑफ दैट पोर्टल हाइपरटेंशन इसको इसोफेजियल वेरिसेस डेवलप होती है, लेटर ऑन वो ब्लीड कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जब पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लिवर होती है तब हम यूज़ नहीं करते हैं सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तब भी हम नहीं करते हैं। तब यूज़ करते हैं जब इसोफेजियल वेरिसेस डेवलप हो जाए। तो प्राइमरली हम किसके लिए हम ये यूज़ करते हैं? फॉर इसोफेजियल वेरिसेस। ऑल ऑफ द ऑप्शन वाला, ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वुड बी ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द नर्स ड्यूरिंग द केयर ऑफ कार्डियोवर्जन, ठीक है, जब हम किसी पेशेंट को कार्डियोवर्जन करते हैं तो एट दैट टाइम हाईएस्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को जाएगी? फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन फ्लो रेट, ठीक है, जब भी हम कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन पेशेंट को करते हैं तब हमें ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करना होता है क्योंकि बर्निंग के चांसेस हो जाते होते हैं, ठीक है। देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लड प्रेशर एंड द स्टेटस ऑफ द एयरवे, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम चेक करते हैं, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो जाएगा दैट इज द एयरवे। देन ग्रेटेस्ट रिस्क विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ सस्टेनिंग एमआई। अब अगर किसी पेशेंट जो है उसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डेवलप हुआ है तो विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऐसे इंडिविजुअल को ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ डेथ। नाउ ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये जो है ऑप्शन इनमें से सारे जो है रिस्क फैक्टर्स है ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सेप्ट वन। ओबेसिटी जो है दैट एक्ट्स एज द रिस्क फैक्टर ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। देन प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, उससे भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। देन प्रेगनेंसी में भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द एनीमिया जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम the nurse allows an IV bag of solution to infuse into a patient। जब भी हम पेशेंट को एक IV फ्लूइड लगाते हैं तो मैक्सिमम जो है अप टू 24 आवर्स वो हम रख सकते हैं। देन लुंड एंड ब्राउडर चार्ट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लुंड एंड ब्राउडर चार्ट है वो हम किस में यूज करते हैं? इन केस ऑफ द बर्न, ठीक है, बर्न जो होता है इन चिल्ड्रन, वहाँ पे जो है हम इस चार्ट का यूज करते हैं। इट इज एन असेसमेंट चार्ट। देन ऑर्गन डोनेशन कैन बी परफॉर्म्ड व्हेन देयर इज। ऑर्गन डोनेशन हम कब करते हैं? जब एक इंडिविजुअल को ब्रेन डेथ हुई हो, ठीक है, और वी कैन से कि जब किसी इंडिविजुअल को क्लिनिकल डेथ हुई होगी। क्लिनिकल डेथ इज कॉल्ड एज द ब्रेन डेथ। अगर बायोलॉजिकल डेथ होगी, बायोलॉजिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ को ही हम एक्चुअल डेथ बोलते हैं। जब एक्चुअल डेथ होती है, एक्चुअल डेथ के टाइम पे ना तो पेशेंट को पल्स होती है ना ही रेस्पिरेशन होती है। जब पल्स और रेस्पिरेशन ना हो, जो बॉडी की ऑर्गन्स है और टिश्यूज़ है उनको परफ्यूजन नहीं होता है। जब परफ्यूजन नहीं होता है उनको इस्कीमिया होता है, और वी कैन से कि उनको नेक्रोसिस हो जाती है। बिकॉज ऑफ द नेक्रोसिस वो डैमेज हो जाते हैं। जब डैमेज हो जाते हैं तो वो इस काबिल नहीं रहते हैं कि उनको डोनेट किया जाए। सो अगर ब्रेन डेथ हुई होगी एट दैट टाइम जो है पल्स और रेस्पिरेशन सीसेट नहीं होती है। दैट टाइम जो है ऑर्गन डोनेशन वो पॉसिबल होती है। सो सिसेशन ऑफ पल्स, अगर पल्स सिसेटेड है दैट मीन्स इट इज बायोलॉजिकल डेथ, वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन सिसेट है दैट इज बायोलॉजिकल डेथ, वहाँ पे भी नहीं है। देन सिसेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन, अगर क्लिनिकल डेथ हुई है वहाँ पे जो है ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल है। The most important factor that the nurse needs to ensure while providing cultural sensitivity care for the family। अब कोई फैमिली है उनको जो है कल्चरल सेंसिटिविटी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है सोशोलॉजी का क्वेश्चन है। तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो जो माइंड में रखना है हमें वो क्या है? फर्स्ट वन इज टाइम ओरिएंटेशन, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है, किसी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, वहाँ पे हमें टाइम ओरिएंटेशन का को अंडर कंसिडरेशन रखना है। देन एनवायरमेंटल कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे, अगर हम किसी
एडोलसेंट को देते हैं, और वी कैन से कि प्यूबर्टी में कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको जो है एनवायरमेंटल कंट्रोल पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, या कोई एग्रेसिव पेशेंट वगैरह है उसको वहाँ पे एनवायरमेंटल कंट्रोल पे फोकस करना है। लेकिन अगर कल्चरली सेंसिटिव केयर हम प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। देन when a drug is to be given at bed time, which of the following code instruction is used? ठीक है, जब भी हमें कोई ड्रग देना हो एट द बेड टाइम, ठीक है, सोने के वक्त, तो वहां पे हम कौन सा कोड यूज करते हैं? दैट इज एच एस। एच एस इज आवर ऑफ स्लीप, ठीक है। ए सी मीन्स बिफोर द मील्स, ठीक है। ओ डी मीन्स वंस इन ए डे, एंड एस ओ एस मीन्स immediately. Then the following is an example of hemostatic event. Hemostatic event की एग्जाम्पल कौन सी है इसमें? ठीक, स्वेटिंग ड्यूरिंग ए टेस्ट, जब स्वेटिंग होगी ड्यूरिंग ए टेस्ट, ठीक है, ये एक हीमोस्टैटिक इवेंट नहीं होता है, ठीक है। ये बॉडी जो है रेस्पॉन्स दिखाती है अगेंस्ट द स्ट्रेसर। देन शिवरिंग व्हेन इट इज कोल्ड, अगर एक इंडिविजुअल की बॉडी जो है वो शिवर करती है एट द टाइम ऑफ कोल्ड, तो ये एक क्या है? हीमोस्टैटिक इवेंट है। हीमोस्टेसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। जब किसी इंडिविजुअल को सर्दी लगती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द शिवरिंग क्या होता है? मसल्स की कंट्रैक्शन हो जाती है। जब मसल्स की कंट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होता है, ठीक है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्लस हीट, ठीक है। जो हीट है वो एक इंडिविजुअल की बॉडी को जो है वो कोल्डनेस खत्म करती है। तो शिवरिंग व्हेन इट इज कोल्ड, दैट वेरी मीन द हीमोस्टैटिक इवेंट। देन द पीरियड बिटवीन द सेल डिवीजन इज नोन एज, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन द सेल डिवीजन उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द इंटरफेज। इंटरफेज को ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज, ठीक है। एक्चुअल में जो सेल होती है वो रेस्ट में नहीं होती है, वो इन हाई लेवल ऑफ मेटाबॉलिक स्टेट होती है, ठीक है। इसको हम एज प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं। तो इंटरफेज जो होता है दैट इज द फेज बिटवीन द सेल डिवीजन, और ये लॉन्गेस्ट फेज होता है ऑफ द सेल साइकिल। देन जो एम फेजेस होते हैं, ठीक है, एम फेज में क्या होता है आता है? दैट इज पी मैट। पी मैट मीन्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देन the syndrome occurs as a result of hemisection of spinal cord is called as। अब अगर किसी पेशेंट, किसी इंडिविजुअल को क्या हुआ है कि कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, एट दैट टाइम अगर उसको हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक है, जो स्पाइनल कार्ड है वो आधा कट गया, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या हम इसको पॉल बनल सिंड्रोम बोलते हैं? पॉल बनल सिंड्रोम हम किसको बोलते हैं? दैट इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस, ठीक है, मोनोन्यूक्लियसिस किससे होती है? एबीवी से, दैट इज द एबिस्टियन बॉल वायरस से, ठीक। सो पॉल बैनल सिंड्रोम भी हम इसको नहीं बोलते हैं। देन पार्किंसंस भी नहीं बोलते हैं क्योंकि ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक। डाउनर सिंड्रोम भी नहीं बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ब्राउन सीक्वार्ड सिंड्रोम। ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर स्पाइनल कार्ड जो है, स्पाइनल कार्ड का हेमिसेक्शन हुआ है, ठीक है, जिस साइड में ये डेवलप हुआ है उसमें जो है पेशेंट को ना तो पेन का परसेप्शन होगा, ना ही टेम्परेचर परसेप्शन होगा। जो अपोजिट साइड है उसमें पैरालिसिस हुई होगी एक पेशेंट को। देन ए पेशेंट इज ऑन लैक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट, ठीक है। एक तो ये लैक्टो डाइट पे है, ओवो डाइट पे है, और वेजिटेरियन डाइट पे है। दैट मीन्स कि ऐसे इंडिविजुअल को मिल्क प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एग मिल रहा है, और वेजिटेरियन डाइट मिल रही है। तो कौन सा टाइप ऑफ फूड जो है वो पेशेंट खा सकता है? ठीक है, बॉयलड एग्स एंड चॉकलेट मिल्क, ठीक है। बॉयलड एग्स, ठीक है, वहाँ पे ओवो आ गया, और चॉकलेट मिल्क यहाँ पे लैक्टो आ गया। देन फिश, ठीक है, फिश यहाँ पे मिल्क है, मिल्क इज लैक्टो, ठीक है, एग्स भी है, लेकिन फिश जो है दैट इज नॉट वेजिटेरियन। सो ऑप्शन ए ही इसको राइट ऑप्शन आएगा। देन पेशेंट हैज लो मैग्नीशियम लेवल्स, ठीक है। अब अगर कोई पेशेंट है उसको हाइपोमैग्नीशियमिया है, तो विच फूड
बिलो इज हाईएस्ट इन मैग्नीशियम, इनमें से कौन सा फूड है दैट इज हाईएस्ट इन मैग्नीशियम? जो एवोकेडो होता है उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम होती है। पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन डायूरेटिक सुपाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। सुपाइरोनोलैक्टोन क्या है? दैट इज पोटेशियम सुपेयरिंग डायूरेटिक, ये पोटेशियम को बॉडी में रिटेन करवाता है। विच फूड शुड द नर्स बी केयरफुल टू अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ, ठीक है। अब क्या है कि जो फूड है जो पेशेंट है, पेशेंट को कौन सा फूड ज़्यादा नहीं लेना है। सो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट को ऐसे फूड्स नहीं ज़्यादा नहीं लेना है जिनमें पोटेशियम होगा। तो पोटेशियम किस में ज़्यादा होता है? बनाना में पोटेशियम ज़्यादा होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फेजेस ऑफ थेरापेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप? जो थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है दैट वाज गिवन बाय पेपलाव, ठीक है। तो इसमें क्या फेजेस आते हैं? इसमें आते हैं प्री इंटरेक्शन फेज, देन ओरिएंटेशन फेज, देन वर्किंग फेज, और फाइनल में आता है टर्मिनेशन फेज। तो प्री इंटरेक्शन फेज भी यहाँ पे सही है, देन ओरिएंटेशन फेज भी सही है, बट जो सिंपैथेटिक फेज है दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन, ठीक है, नॉट यहाँ पे। देन द फॉलोइंग डिल्यूजन आर कॉमन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट, डिल्यूजन में, डिप्रेशन में कौन कौन सा डिल्यूजन एक इंडिविजुअल को होता है? निहिलिस्टिक डिल्यूजन होता है, ठीक है, वर्ल्ड वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन भी होता है और डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी भी होता है, लेकिन डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर नहीं होता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर किसको होता है? जिस पेशेंट को मेनिया होगा। व्हाट इज द ओवरऑल प्रायोरिटी गोल ऑफ इन पेशेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। ओवरऑल गोल क्या होता है हमारे पास? अगर हमें कोई पेशेंट है एडमिट, ठीक है, साइकेट्रिक पेशेंट है, तो एट द एंड हमें समराइज्ड गोल क्या होता है कि अगर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं किस पर्पस के लिए हम ट्रीट करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन द कम्युनिटी, ठीक है, क्या हम इसको इस पर्पस के लिए ट्रीट करते हैं सो दैट कि ये पेशेंट जो है ये स्टेबल रहेगा कम्युनिटी में, ठीक है। अगर कोई मेंटली साउंड भी है या मेंटली अनसाउंड भी है तो ये मैक्सिमम जो है इंडिविजुअल स्टेबल नहीं रहता है इन ए कम्युनिटी, ठीक है। और वी कैन से कि अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है उसकी स्टेबिलिटी लेवल जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोई मेंटली अनसाउंड है। सो अगर ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, और वी कैन से कि 100% ये हम अचीव नहीं कर सकते, तो हमारा ये ओवरऑल प्रायोरिटी गोल नहीं रहेगा। देन मेडिकेशन कंप्लायंस, ठीक है, ये भी गोल नहीं रहेगा। देन स्टेबलाइजेशन एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी, हमारा गोल ये रहेगा कि जो ये पेशेंट है हम इसको स्टेबलाइज करेंगे और हम इसको इस काबिल बना देंगे सो दैट कि ये रिटर्न कर सकता है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है उसके साथ ये फिर सही से कम्युनिकेट कर सकता है और वी कैन से कि इंटरेक्ट कर सकता है, ये हमारा गोल रहता है। देन कोएनल एट्रेजिया इज द एनोमली लोकेटेड इन द, ठीक है, कोएनल एट्रेजिया क्या होता है? दैट इज अ कंजेनाइटल एनोमली जो कहाँ पे डेवलप हो जाती है? इन द नेजोफेरेंकस। ए चाइल्ड कैन कॉपी ए सर्कल एट, जो चाइल्ड है, ठीक है, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का क्वेश्चन है। अगर एक चाइल्ड होगा एट द एज ऑफ 2 years वो क्या करता है? वो एक लाइन ड्रॉ कर सकता है, वेदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता है। देन एट द एज ऑफ 3 years जो है वो एक सर्कल ड्रॉ कर सकता है। एट द एज ऑफ 4 years वो एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी 3 years, 3 years पे जो है सर्कल एक बच्चा ड्रॉ कर सकता है। देन 5 years पे ट्रायंगल बना सकता है। देन विच आर द फॉलोइंग साइन विल इंडिकेट दैट ए यंग चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर निमोनिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सी साइन जो है वो ये इंडिकेट करेगी कि किसी चाइल्ड को सीवियर निमोनिया है? क्या डिस्निया ये सजेस्ट करेगा? देखिए जो निमोनिया होता है, ठीक है, निमोनिया या तो सिंपली निमोनिया हो सकता है और वी कैन से कि एक माइल्ड निमोनिया हो सकता है, और इट कैन बी द सीवियर निमोनिया। अब क्राइटेरिया क्या है सीवियर निमोनिया कब हम बोलते हैं? देखिए वेदर निमोनिया हो या सीवियर निमोनिया हो, डिस्निया होता है, ठीक है, वीजिंग भी होती है और फास्ट ब्रीथिंग भी होती है, और वी कैन से कि टैकीपीनिया होता है। लेकिन अगर चेस्ट इन ड्राइंग प्रेजेंट है दैट मीन्स कि ये सीवियर निमोनिया। अगर चेस्ट इन ड्राइंग प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स ये माइल्ड निमोनिया और सिंपली ये निमोनिया है। सो ऑप्शन डी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन
बाइसिपिटल ग्रूव इज सिचुएटेड इन, बाइसिपिटल ग्रूव कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर हम ये आर्म लेंगे एक इंडिविजुअल की, ठीक है, ये एल्बो है, ठीक, दिस इज द बाइसेप्स मसल, ठीक। जो यहाँ पे ये रीजन होता है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एनाटॉमिकल पोर्शन हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बाइसेपिटल ग्रूव। फीमर में प्रेजेंट होता है, नहीं होता है। ह्यूमरस फिबुला में प्रेजेंट होता है, नहीं होता है। रेडियस में प्रेजेंट होता है, नहीं होता है। जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है, we call it as the bicipital groove. So bicipital groove in present is present in the humerus. Then bed sores are usually caused by, bed sores कब डेवलप होते हैं एक इंडिविजुअल में, देखिए जब भी एक इंडिविजुअल को किसी रीजन पे एक्सेसिव प्रेशर एग्जर्ट होता है, यूजुअली कहाँ पे, जहाँ पे हमें ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन कम होती है। ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन किन रीजन्स पे बॉडी में कम होती है, जहाँ जो बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे बटैक्स वगैरह सैक्रा रीजन हो गए या स्कैपुला हो गए, वहाँ पे जो बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो कम होती है। अब अगर ब्लड सर्कुलेशन कम होती है वहाँ पे, अगर वहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट हो गया, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हाल्ट हो जाती है, और वी कैन से वो रिड्यूस हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, टिश्यू की नेक्रोसिस वगैरह हो जाती है, वी कॉल इट एज द बेड सोर। सो अगर हम सही मीनिंग में देखेंगे तो जो ये बेड सोर होता है ये यूजुअली डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया, ठीक है, फ्रिक्शन से नहीं होता है। देन अगर इस्कीमिया नहीं मेंशन किया है, देन यू कैन गो फॉर द फ्रिक्शन। या अगर यहाँ पे तीन चीजें मेंशन हो, वन इज द इस्कीमिया, ठीक है, अनदर इज फ्रिक्शन, थर्ड थिंग अगर यहाँ पे होगा दैट इज शीयरिंग फोर्स, तो वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, शीयरिंग फोर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, सेकंड जाएगी इस्कीमिया को, और थर्ड प्रायोरिटी जाएगी तो फ्रिक्शन, ठीक है। सेफ डिस्पोजल ऑफ द मर्क्यूरीज, देखिए जो मर्क्यूरी होता है ये हम यूजुअली किन में यूज करते हैं, जो बीपी अपैरेटस होते हैं और थर्मामीटर्स होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जो है दैट आर मर्करी फ्री हॉस्पिटल्स, तो मर्करी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मर्करी कहीं पे फॉल हो गया है सरफेस पे, तो उसको हम क्या करते हैं, मैनेज कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास मर्करी स्पिल मैनेजमेंट किट होती है, तो जो उसका सेफ डिस्पोजल होता है, मर्करी को कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम, तो उसको हम कलेक्ट करते हैं केयरफुली, देन वी रीयूज इट, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएटर्स, अगर हम किसी इंडिविजुअल को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे रेडीमेड एंटीबॉडीज, तो वो उसको क्या प्रोवाइड कर देता है, क्या वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है। तो एंटीबॉडीज अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो ये पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है, ठीक है। और अगर हम एंटीजन एडमिनिस्टर करेंगे, एंटीजन किस में देते हैं हम, वैक्सीनेशन हम जब हम करते हैं एक इंडिविजुअल को, तो वहाँ पे हम उसको क्या देते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी हमें कैसे मिलती है, जब किसी इंडिविजुअल को क्या होता है, इन्फेक्शन होता है और एक्सपोज होता है टुवर्ड्स द इन्फेक्शन। और पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कब मिलती है एक इंडिविजुअल को, ठीक है, जब हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं एक बच्चे को, एट दैट टाइम क्या मिलता है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसमें होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, और वी कैन से कि एंटीबॉडीज होते हैं। फ्रीजर ड्राइड वैक्सीन आर ऑल एक्सेप्ट, इनमें से फ्रीजर ड्राइड वैक्सीन सारे हैं एक्सेप्ट वन, बीसीजी, मीजल्स, येलो फीवर एंड डीपीटी। डीपीटी जो है दैट इज नॉट द फ्रीजर ड्राइड वैक्सीन, डीपीटी अगर फ्रीजर होगा उसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, बर्थ के टाइम पे कौन सा वैक्सीन हम नहीं देते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ हम बीसीजी देते हैं, ओपीवी देते हैं और हेपेटाइटिस बी देते हैं, लेकिन हिब जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं देते हैं। देन एंडोथेलियम इज लोकेटेड इन, एंडोथेलियम क्या होता है, एंडोथेलियम इज द इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स, वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। ये क्या होता है, एंडोथेलियम बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का,
तो कहाँ पे होता है? इनर लेयर ऑफ द blood vessels, that is the tunica interna. Then which of the following is unable to pass through the cell membrane? membrane के थ्रू कौन सी चीज़ जो है वो सही से पास नहीं होती है, और वी कैन से कि passes with the difficulty. देखिए वाटर जो है, अल्कोहल जो है और गैसेस जो होते हैं ये पास होते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, और वी कैन से कि गैसेस यूजुअली थ्रू डिफ्यूजन होते हैं और जो लिक्विड्स होते हैं वो थ्रू ऑस्मोसिस होते हैं, दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो आयन्स होते हैं वो थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और वी कैन से कि देयर इज सिलेक्टिव परमेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू आयन्स। कितनी आयन्स की कंसंट्रेशन इन एंड आउट ऑफ द सेल जाएगी, या कौन से आयन्स इनसाइड द सेल जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे, ये डिपेंड करता है किस पे? सेल मेम्ब्रेन पे। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। जो आईएनसी है वो बना था इन 1947। द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्लूड्स। जो मेजर डिटर्मिनेंट है किसका? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, वो क्या है? क्या बैरो रिसेप्टर्स है? देखिए बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स में होते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूजुअली होते हैं? इन द कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये प्रेशर को सेंस करते हैं, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं बैरो रिसेप्टर्स। तो ये अगर हम बात करेंगे, ये ओवरऑल प्रेशर को जो है, ब्लड प्रेशर को ये डिटरमाइन कर देते हैं। देन वास्कुलर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वास्कुलर रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिटरमाइन करती है ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की अगर बात करेंगे, अगर वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहे हैं ब्लड वेसल्स, दैट मीन्स कि जो ब्लड है उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा जाना है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एलिवेट होगा, ठीक। नाउ अब यहाँ से आगे से रेजिस्टेंस है तो ब्लड का जो फ्लो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो बैक फ्लो के चांसेस क्या होते हैं यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, और वी कैन से कि बैक फ्लो के चांसेस हम नहीं बोल सकते, वी कैन से कि जो बैकवर्ड प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, दैट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो यूजुअली किस पे कौन डिटरमाइन करेगा? वास्कुलर रेजिस्टेंस डिटरमाइन करेगी। देन कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, और ओवरऑल ब्लड प्रेशर, और रीनल फंक्शन भी ओवरऑल ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करता है। लेकिन जो वास्कुलर रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। देन विच आर द फॉलोइंग कार्डियक एंजाइम राइज विद इन 3 to 8 आवर्स ऑफ द पोस्ट एम आई। विद इन 3 to 8 आवर्स कौन सा राइज होता है? दैट इज CPK-MB। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर MI। MI के लिए कौन सा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बनता है? ऑप्शन इज यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव से चांसेस ऑफ MI इंक्रीज हो जाते हैं। देन हाइपरलिपिडीमिया में भी होते हैं। अगर सीरम आयरन लेवल ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे? दैट विल मेक द ब्लड मोर विस्कस, तो चांसेस ऑफ थॉम्बस फॉर्मेशन और चांसेस ऑफ इन्फॉक्शन बढ़ जाते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। टॉनिसिटी ऑफ द रिंगर लैक्टेट जो होता है दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। देन हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ। हॉस्पिस केयर हम किनको देते हैं? जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं। Now, which type of isolation precaution is in use when a patient is asked to wear a mask? ठीक है, तो मास्क के लिए हम किस पेशेंट को हम कौन सी प्रिकॉशंस हम लेते हैं जब हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि टू वेयर ए मास्क, ठीक है। तो मास्क हम या तो N95 यूज़ करते हैं, और हम कॉमन करते हैं यूज़ कॉमन सर्जिकल मास्क। N95 हम तब लेते हैं जब हमें एयरबॉर्न प्रिकॉशंस मेंटेन करनी हो, और सर्जिकल मास्क हम तब इन यूज़ लेते हैं जब हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस पे
किसी पेशेंट को रखना हो। तो यहाँ पे एयरबॉर्न का तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन विल बी ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए पेशेंट विथ पैरासोमनिया विल हैव, अगर किसी पेशेंट को पैरासोमनिया है तो ऐसे पेशेंट को क्या होगा, करंट अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर ए सस्टेन्ड पीरियड, डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep, frequent awakening, extreme tendency to fall asleep in quiet environment, undesirable skeletal and physical symptoms during the sleep। जिस पेशेंट को पैरासोमनिया होगा ऐसे पेशेंट को अनडिजायरेबल स्केलेटल और फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ड्यूरिंग द स्लीप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म EDTA stands for, EDTA means ethylene diamine tetraestic acid। When patient lies on the back with foot end of the bed elevated and body on inclined plane, it is called as, जब पेशेंट जो है वो लाई करेगा ऑन द बैक और जो फुट एंड ऑफ द बेड है दैट इज एलिवेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांडलनबर्गस पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मसल एक्सटेंड्स द नी विथ हिप एक्सटेंडेड, कौन सी मसल जो है वो एक्सटेंड करती है नी को विथ हिप एक्सटेंडेड। देखिए जो मसल्स नी और यूजुअली जो हिप रीजन में प्रेजेंट होती है दैट आर कॉल्ड एज द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो है वो बिगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी हम कंसिडर करते हैं। इसमें 4 टाइप्स ऑफ मसल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द रेक्टस फीमोरिस, ठीक है, देन वास्टस लैटरलिस आती है इसमें, देन वास्टस मीडियलिस आती है, एंड वास्टस इंटरमीडियस आती है। वास्टस लैटरलिस की इंपॉर्टेंस क्या है कि चिल्ड्रन में आईएम इंजेक्शन देते हैं, लेकिन जो ये रेक्टस फीमोरिस होती है, ठीक है, ये जो थाई होता है, थाई के एंटीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो रेक्टस फीमोरिस होती है ये एक्सटेंड करती है नी को, जब हिप जो होगा एक इंडिविजुअल का दैट विल बी एक्सटेंडेड, सो राइट ऑप्शन विल बी रेक्टस फीमोरिस। देन क्ले कलर्ड स्टूल इंडिकेटर्स, अगर क्ले कलर्ड स्टूल होगा वो इंडिकेट करेगा क्या, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन को, ठीक है। न्यूक्लियस ग्रैन्युलस जो होते हैं नर्वस सेल्स में वो क्या होते हैं, दैट आर राइबोसोम्स। मिनरल which is essential for enzymatic reaction in the cells and helps to maintain intracellular osmotic pressure and reaction। कौन सा मिनरल ऐसा है जो एसेंशियल होता है फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन और कहाँ पे होता है, इन द सेल्स, ठीक है, और हेल्प करता है मेंटेन करने में इन इंट्रासेल्युलर, दैट मीन्स विद इन द सेल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिएक्शन। तो विद इन द सेल कौन सा जो मिनरल होता है वो अबेंडेंट क्वांटिटी में होता है, दैट इज द potassium। Then which connective tissue has a tough gelatinous and elastic matrix formed of chondrion, तो chondrion किस में होता है, in case of the cartilage। Next question is which sentence is not true regarding smooth muscles। smooth muscles जो होते हैं 3 types of muscles होते हैं, one is the skeletal muscles, then smooth muscles और क्या होते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक। जो स्मूथ और कार्डियक होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होती है, दैट इज अंडर द कंट्रोल, ठीक है। जो स्केलेटल और कार्डियक होते हैं इनमें सिट्रेशंस होते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिकली इनको देखते हैं सो दीज आर कॉल्ड एज द सिट्रेटेड मसल्स, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें सिट्रेशंस नहीं होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज द अनसिट्रेटेड, ठीक। तो नॉट ट्रू क्या है रिगार्डिंग द स्मूथ मसल्स, क्या ये इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, क्या ये सिट्रेटेड है, सिट्रेटेड नहीं है, ठीक है। ये रेगुलेट करते हैं डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, करते हैं हेल्पफुल होते हैं इन प्रोपेलिंग द कंटेंट्स ऑफ द यूट्रस एंड आलिमेंट्री ट्रैक्ट। ये 3 स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला जो है ये सही नहीं है, ये आर सिट्रेटेड, सिट्रेटेड नहीं होते हैं, नॉन सिट्रेटेड होते हैं और अनसिट्रेटेड होते हैं। देन नंबर ऑफ एराइटोनाइड कार्टिलेजेस इन द लैरिंक्स, और जो लैरिंक्स होता है इसमें पियर्ड कार्टिलेजेस भी होते हैं, अनपियर्ड कार्टिलेजेस भी होते हैं, जैसे अनपियर्ड होते हैं दिस थायराइड कार्टिलेज वगैरह। तो जो पियर्ड होते हैं वो एराइटोनाइड कार्टिलेज जो होती है
या वी कैन से कि जो यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस होते हैं वो बेयर्स में होते हैं, ठीक है। जो क्रिकॉइड होती है और वी कैन से कि जो एराइटोनाइड होती है दैट आर अनप्योर्ड और सिंगल होती है। तो नंबर ऑफ एराइटोनाइड कार्टिलेजेस कितनी होती है, 2 होते हैं, क्योंकि ये प्योर्ड होती है। देन वाटर्नस डक्ट किस में प्रेजेंट होता है, वाटर्नस डक्ट जो है दैट इज प्रेजेंट इन द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड में वाटर्नस डक्ट होता है। पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है, सिटेंसनस डक्ट होता है। और सबलिंगुअल में बार्थोलिनस डक्ट होता है। देन विच एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द आई मूव्स द आई इनवर्ड्स। जो आई होती है, आई में 6 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, ठीक, जो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ द आई। जैसे सुपीरियर रेक्टस होती है, इंफीरियर रेक्टस होती है, या सुपीरियर ओब्लिक होती है, इंफीरियर ओब्लिक होती है, मीडियल रेक्टस होता है और लेटरल रेक्टस होती है। जो आई को मूव करवाता है इनवर्ड्स दैट इज द मीडियल रेक्टस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्बस टेस्ट इज कैरिड आउट। कॉम्बस टेस्ट कब करते हैं, कॉम्बस टेस्ट हम तब करते हैं जब हमें RH इनकम्पैटिबिलिटी रूल आउट करनी हो, ठीक है। RH इनकम्पैटिबिलिटी कब डेवलप होती है, जब एक RH नेगेटिव मदर होगी, वो बर्थ देगी एक RH पॉजिटिव बेबी को, वहाँ पे हम क्या करते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी डेवलप हो सकती है, कॉम्बस टेस्ट करते हैं। अब कॉम्बस टेस्ट 2 टाइप के होते हैं। वन इज द इनडायरेक्ट कॉम्बस टेस्ट दैट इज ICT, और दूसरा होता है DCT दैट इज डायरेक्ट कॉम्बस टेस्ट। जो इनडायरेक्ट कॉम्बस टेस्ट होता है वो हम मदर में करते हैं, और जो डायरेक्ट कॉम्बस टेस्ट है वो हम बेबी में करते हैं। इनडायरेक्ट कॉम्बस टेस्ट के लिए हम क्या लेते हैं, रेड टॉप में करते हैं, ठीक है, और वी कैन से रेड वायल में करते हैं। और जो DCT होता है पर्पल वायल में करते हैं, ठीक है, जिसमें हम यूजुअली CBC करते हैं। अब ये जो है इनडायरेक्ट कॉम्बस टेस्ट, इसमें हम जो मैटरनल ब्लड होता है उसका सीरम लेते हैं, लेकिन इसमें क्या लेते हैं हम, सेल एलिमेंट्स लेते हैं। दोनों में क्या देखते हैं, मैटरनल सीरम में हम देखते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, और बेबी के सीरम जो ब्लड है उसमें भी हम देखते हैं एंटीबॉडीज। मैटरनल ब्लड में हम एंटीबॉडीज देखते हैं, किस में देखते हैं, सीरम में, वी कैन सी कि फ्री एंटीबॉडीज देखते हैं। और जो बेबी होता है, बेबी के ब्लड में हम एंटीबॉडीज देखते हैं लेकिन इन सेल एलिमेंट्स। सो वी कैन से कि वहाँ पे हम जो एंटीबॉडीज देखते हैं वो वैसी एंटीबॉडीज देखते हैं दैट आर अटैच्ड टू सेल्स, attached to RBCs. That is the difference. So, Compass test is carried out to detect the antibodies against red blood cells of RH negative babies or RH positive mothers. The medicine given during acute anaphylactic reaction is, anaphylactic reaction के टाइम पे क्या देते हैं हम, एड्रेनलिन देते हैं। During infancy period the appropriate site of IM injection is vastus lateralis. Otitis media is more common in infants because of shorter and wider. Shorter and wider क्या होता है इन्फेंट्स में, जिससे क्या होगा उनको ओटाइटिस मीडिया होता है, तो शॉर्टर उनका यूस्टेशियन ट्यूब होता है। देन when the site urethral meatus is on the penile ventral surface it is called, जब urethral meatus और we can say कि urethra की opening होगी on the ventral surface, ठीक है, जो जो पेन्स है, पेन के नीचे वाले साइड में अगर यूरेथ्रल ओपनिंग होगी वी कॉल इट एज द हाइपोसुपेडियसिस। अगर ऊपर वाले साइड में होगी दैट इज द डॉर्सल साइड, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिसुपेडियसिस बोलते हैं। देन संकन फॉन्टेनियल इज ए साइन ऑफ, अगर फॉन्टेनियल जो होते हैं इन्फेंट में अगर वो डिप्रेस्ड हो गए और वी कैन से कि अगर वो संकन हो गए तो ये रिप्रेजेंट करता है डिहाइड्रेशन को। डेंगू फीवर का वेक्टर जो है दैट इज एडिस इजिप्टी। देन न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अगर न्यूनेट होगा डायबिटिक मदर का, ठीक है, तो पहले मैक्रोसोमिक होता है, ठीक है, मैक्रोसोमिक होता है, प्लस क्या होता है, वो होता है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है, पोस्ट मैच्योर होता है यूजुअली। देन तो उसमें से ऐसे
जो डायबिटिक मदर का बेबी होगा, नियोनेट होगा, उसमें ये चीज़ें डेवलप हो सकती है एक्सेप्ट वन। हाइपोग्लाइसीमिया होता है, कैसे होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। देन हाइपोकैल्सीमिया, क्या हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि जो नियोनेट्स होते हैं ऑफ डायबिटिक मदर्स, उनको जो है, जो पैराथायराइड हार्मोन है, और वी कैन से कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। अब पीटीएच का काम क्या होता है? ये इंक्रीज करता है सीरम कैल्शियम लेवल्स। अब अगर ये फुली डेवलप्ड नहीं है तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। सेकंड थिंग, ये मैक्रोसोमिक बेबीज होते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या हो सकता है? इनको जो है, इनको फ्रैक्चर हो सकता है। एंड एट द टाइम ऑफ द फ्रैक्चर क्या होता है? जो कैल्शियम लेवल्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, उससे हाइपोकैल्सीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है। देन हाइपरग्लाइसीमिया जो है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता है। हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाता है इनमें। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट मैच्योर भी होते हैं, ठीक है। अब अगर ये पोस्ट मैच्योर है तो जो आरबीसीज है, आरबीसीज के ज़्यादा चांसेस है ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो बिलिरुबिन लेवल इनकी ज़्यादा हो सकती है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। देन when a client makes up stories to fill in the blank spaces of the memory, it is called as, ठीक है, साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी है, दैट्स कॉल्ड एज द कन्फैबुलेशन। आयरन सप्लीमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड फॉर ऑल। आयरन सप्लीमेंट्स हम किनको रिकमेंड करते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन को, टीनेज गर्ल्स को रिकमेंड करते हैं, और इन्फेंट्स और टॉडलर्स को रिकमेंड करते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। उनमें हम HRT जो है रिकमेंड करते हैं, दैट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसमें क्या देते हैं? ओस्ट्रोजन वगैरह दे देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द अर्ली असेसमेंट इन ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया इंडिकेट्स हेमार्थ्रोसिस, ठीक है। अब अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड को क्या है? हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या होता है? ये एक डिसऑर्डर होता है ऑफ ब्लड, जिसमें क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। नाउ अब इनमें से कौन सा अर्ली असेसमेंट ये सजेस्ट करेगा कि एक हीमोफीलिया का बेबी है, उसको हेमार्थ्रोसिस डेवलप हुआ है? दैट मीन्स कि जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हुआ है जॉइंट्स के अराउंड, ठीक। चाइल्ड इज रिलक्टेंस टू मूव ए बॉडी पार्ट, ठीक है। अगर जब भी मूव करते हैं बॉडी पार्ट, तो ऑब्वियस सी बात है हम किन का यूज करते हैं? वी मेक यूज ऑफ जॉइंट्स। अब अगर जॉइंट्स के अराउंड ब्लीड हुआ है, तो जब ये मूव करेगा ये बेबी अपने जॉइंट्स को, तो ऐसे बच्चे को क्या होगा? देयर विल बी द पेन, सो ही और शी विल बी रिलक्टेंट टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। ये वी कैन से कि ये हिंड्रेंस दिखाएगा बॉडी पार्ट को मूव करने में, या ये हमारी बात ही नहीं मानेगा जब हम इसको बोलेंगे कि अपना कोई बॉडी पार्ट मूव करे। क्योंकि जब ये मूव करेगा, जब इस जॉइंट में यहाँ पे हेमार्थ्रोसिस डेवलप हुई है, तो यहाँ पे पेन होगी इसको, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन नर्स वुड इम्प्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए क्लाइंट फॉलोइंग ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी के बाद कौन सा इंटरवेंशन जो है हमें इम्प्लीमेंट करना है? तो आफ्टर द ब्रोंकोस्कोपी हम इनिशियली क्या देखते हैं? हम गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ठीक है। जो बैक ऑफ द थ्रोट होता है उसको हम स्टिमुलेट करते हैं बाय कॉटन एटसेट्रा। अगर वहाँ पे गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो पेशेंट जो है वो कफ करेगा। तो सबसे पहले हमें गैग रिफ्लेक्स देखनी है। व्हाट इज प्रेसबाइक्यूसिस? प्रेसबाइक्यूसिस इज सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस दैट ऑकर्स विद द एजिंग। Next question is which is the priority for patient with acute episode of chronic ulcerative colitis? अब अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के दो टाइप्स होते हैं, वन इज द क्रोहनस डिजीज, अनदर इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोहनस डिजीज जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है, ये असेंडिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द रेक्टम, ठीक है। रेक्टम से स्टार्ट होके कोलन वगैरह को इन्वॉल्व करता है। लेकिन क्रोहनस डिजीज क्या होती है? क्रोहनस डिजीज डिसेंडिंग होती है। दैट मीन्स कि ये पहले ड्यूडेनम को इन्वॉल्व करता है, देन डिसेंड डाउनवर्ड्स हो जाता है।
अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है ये कंटिन्यू होती है, ठीक है, कंटिन्यूस अल्सरेशन होती है इसमें। लेकिन क्रोहनस डिजीज में क्या होता है, पैची अल्सरेशन होती है। दैट मीन्स कि अगर ये कोलन है, ठीक है, और वी कैन से ये ड्यूडेनम है, तो इस रीजन में पैचेस होंगे, अल्सर पैचेस, फिर कुछ एरिया नॉर्मल होगा, उसके बाद दूसरे एरिया में यही अल्सरेटिव पैचेस होंगे। तो क्रोहनस डिजीज जो होती है वो मोर लीथल होती है एज कम्पेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परफोरेशन के चांसेस होते हैं, फिर यहाँ पे फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो भी आईबीडी का पेशेंट होगा, ऐसे पेशेंट में क्या होता है, एक्सेसिव डायरिया होता है, ठीक है, यूजुअली ब्लड स्टेनड डायरिया होता है। तो अब डायरिया है तो यूजुअली क्या होगा, इसको डिहाइड्रेशन होगी और फ्लूइड लॉस होगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या जाएगा, रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड एंड सोडियम। Patient with cervical spinal injury has Gardner well tongs inserted for which of the following reason? पेशेंट को सर्विकल स्पाइन इंजरी है, अब पेशेंट को क्या लगा है, टोंग्स लगे हैं, तो किस पर्पस के लिए लगे हैं? जब भी हम ट्रैक्शन करते हैं या टोंग्स वगैरह लगाते हैं, जस्ट फॉर टू पर्पसेस। एक तो ये इमोबलाइज करता है किसी बॉडी पार्ट को, प्लस जो हीलिंग है, हीलिंग को प्रमोट कर देता है। सो राइट ऑप्शन विल बी इमोबलाइज द सर्जिकल सुपाइन, ठीक है। देन which of the following symptom is one of the manifestation of acute pyelonephritis? acute pyelonephritis के रिलेटेड आपको पढ़ाया है कि जो कार्डिनल सिम्टम होता है इसका, दैट इज कोस्टोवर्टेबल एंगल टेंडरनेस एंड चिल्स। Then a patient is undergoing hemodialysis, becoming restless and has headache and feel nausea. Which complication do you suggest? तो ये suggest करता है disequilibrium syndrome को। Plan, structure and strategy of a research investigation is called है। जब जो planar structure और strategy होती है of research investigation, उसको हम क्या बोलते हैं? That is called as the research design. FSH and LH और secreted from, तो anterior pituitary से ये secrete होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, मोस्ट कॉमन साइट जो होती है ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज द एम्प्यूला। एम्प्यूला क्यों होता है? क्योंकि जो ये फर्टिलाइजेशन होती है दैट अकर्स इन द एम्प्यूला। बार बॉडी इज फाउंड इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल? जो सेल साइकिल होता है, ठीक है, बार बॉडी इज यूजुअली, बार बॉडी जो है वो फीमेल्स में जो जब उनकी ये गेमेटोजेनेसिस होती है और oogenesis होती है तब बनती है। तो बार बॉडीज जो है वो हम कब फाइंड आउट करते हैं? इन द इंटरफेस, ठीक। फाइनल क्वेश्चन जो है दैट इज फोलिस कैथेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है? तो फोलिस कैथेटर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऑपरेट करता है। लेट अस होप कि इस पेपर से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि किस टाइप का जो पेपर है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें वहाँ जीएमसी श्रीनगर के इस एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं।